there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, तो आज हम फाइनली वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ और कितने जजेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30। क्या होता है? 30, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एडहॉक जजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया का उसे अपॉइंट कौन करता है? क्या उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, क्या प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर लोकसभा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है। द पावर्स ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द लॉज मेड एंड executed by the legislature and executive to make sure they are in line the constitution is known as judicial review, and the correct answer for this question is judicial review, right? तो नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो, यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है? जो डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट या किसी और स्टेट्स के दरमियान या स्टेट टू स्टेट जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन करता है? उस डिस्प्यूट को हम क्या कहते हैं? हम उनको क्या कहते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उस ज्यूरिसडिक्शन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी अगर डिस्प्यूट होता है यानी स्टेट टू स्टेट, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कहेंगे कि डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यहाँ हम ये कह भी सकते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आला जी। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हम तो इसका जो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई इनजस्टिस होता है, हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, या कोई भी जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है, चाहे कोई भी फंडामेंटल हो, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ पे अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं, या हम कहाँ पे अपनी रिट दर्ज कर सकते हैं? ठीक है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे लिखा है इन्होंने प्रेसिडेंट, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं कि मतलब किस उम्र तक वो, किस उम्र के बाद वो रिटायर होते हैं? क्या वो 60 ईयर्स के बाद रिटायर होते हैं, 65, 62 या फिर 70? इसका जो करेक्ट आंसर है 65, यानी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो एट द एज ऑफ 65 रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज ए बाई पार्टी सिस्टम? तो दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सी कंट्री है जिसका बाई पार्टी सिस्टम है? तो क्या वो इंडिया है, चाइना, यूएसए या फिर कनाडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए इज कंसिडर्ड एज द बाई कैमरल पार्टी सिस्टम। ठीक है, या सॉरी, बाई कैमरल नहीं, बाई पार्टी सिस्टम। तो नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन पार्टी सिस्टम? तो दिए गए ऑप्शंस में किस कंट्री को एक वन पार्टी सिस्टम है? क्या वो फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी या फिर इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना, राइट? तो नेक्स्ट करते हैं। द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टीज आर द टू मेन पार्टीज ऑफ। तो दिए गए ऑप्शंस में जो कंजर्वेटिव पार्टी है या फिर लेबर पार्टी है, किस कंट्री के मेन पार्टी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। तो जो कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी है किस कंट्री के मेन पार्टी से? फ्रांस के। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। द फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया वाज लेड बाय। तो जो पहली कोalition गवर्नमेंट थी इंडिया में उससे किसने शुरू की थी? किसने? दैट वाज वीपी सिंह, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोalition गवर्नमेंट आर वेरी। जो कोalition गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? क्या वो स्टेबल होती है, स्ट्रांग होती है, अनस्टेबल होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो एक कोalition गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रांग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोalition गवर्नमेंट इज स्ट्रांग, राइट?
तो नेक्स्ट करते हैं, विच पॉलिटिकल सिस्टम डज इंडिया है। तो दिए गए ऑप्शंस में इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या वो वन पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्शन कमिश्नर कमीशन इज है, जो एक इलेक्शन कमीशन होती है वो क्या होती है, क्या वो सिंगल मेंबर बॉडी होती है, टू मेंबर बॉडी होती है, मल्टी मेंबर बॉडी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू मेंबर बॉडी। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या होता है, टू मेंबर। इलेक्शन कमीशन जो होती है वो होती है टू मेंबर बॉडी, ठीक है। द टर्म ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फिक्स्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, क्या इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका जो टर्नवर होता है, यानी जो उसका फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है वो कितने साल तक होता है, क्या वो 6 साल के लिए होता है, क्या वो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर 7 साल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 ईयर्स, यानी जो कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसका जो टर्नवर होता है वो कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय। तो दिए गए ऑप्शंस में जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया था 21 से लेके कहाँ तक, 18 तक। लेकिन किस अमेंडमेंट में किया गया था, वो था 48th काउंसिल अमेंडमेंट, क्या वो था 61st काउंसिल अमेंडमेंट, 73rd, या फिर 91। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 61st काउंसिल अमेंडमेंट। तो इस तहत जो था वो जो वोटिंग एज थी पहले कितनी थी, होती थी 21, तो उसके बाद कितना रिड्यूस किया गया था 18। अब जो 18 होगा वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ऑन 5 अगस्त 2019 विच स्टेट वाज reorganized into टू यूनियन टेरिटरीज। तो दिए गए ऑप्शंस में जो 5 अगस्त था, 5 अगस्त 2019 में किस स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर था, गुजरात, पंजाब, या फिर यूपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम सबको पता है, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा कि वो है JNK, यानी JNK को 5 अगस्त 2019 में सेपरेट किया गया था, ठीक है। जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल बनी थी कब 2019 रिऑर्गेनाइजेशन बिल। तो उस बिल के तहत इसको क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा। तो दिए गए ऑप्शन में प्रेसिडेंट कितने जो मेंबर्स होते हैं उनको कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए, क्या वो 15 है, क्या वो 12 है, 21, या फिर 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12, यानी जो एक प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है किसका, इंडिया का, वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ऑल मनी बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जो सभी मनी बिल्स होते हैं पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्या वो लोकसभा में, राज्यसभा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्यसभा। तो मुझे लगता है कि इसका करेक्ट बिल्कुल गलत है ये, आई थिंक इसका जो आंसर है वो है लोकसभा, यानी जो लोकसभा होता है उसको क्या होता है, फाइनेंस पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं, स्पेशल स्टेटस वाज अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर। तो जो स्पेशल स्टेटस था किसका, जम्मू कश्मीर का, किस आर्टिकल के तहत उसको स्पेशल स्टेटस मिलता था, अब नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो था आर्टिकल 370, ये हम सबको पता है, ठीक है, आर्टिकल 370, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, who among the following occupies a key position under the parliament from a government, and the correct answer for this question is the prime minister, right। तो नेक्स्ट करते हैं, द फाइनेंशियल स्फीयर द पार्लियामेंट एंजॉयज द राइट टू। तो इन फाइनेंशियल स्फीयर, तो द पार्लियामेंट एंजॉय द राइट टू, अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्फीयर में जो पार्लियामेंट होता है वो क्या कौन सा राइट एंजॉय करता है, क्या वो राइट करता है प्रिपेयर द एनुअल बजट, प्रपोज टैक्सेस, सैंक्शन एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैंक्शन एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल इज। जो इलेक्शन होता है हाउस ऑफ पीपल का, क्या वो डायरेक्ट होता है, क्या वो नॉमिनेटेड होता है, इनडायरेक्ट होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट इलेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, बाइकैमरलिज्म मीन्स, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब होता है, 1 हाउस, 3 हाउस, 2 हाउसेज, या 4 हाउस। इसका मतलब होता है 2 हाउसेज, क्या होता है 2 हाउसेज, यानी अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज आल्सो है बाइकैमरल स्टेट, यानी इसमें क्या होता है राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है।
तो नेक्स्ट करते हैं, when the proclamation of emergency is operation, the term of Lok Sabha can be extended for a period of time। देखिए जो एक्चुअल टाइम होता है, मतलब कि जो एक्चुअल टाइम होता है किसका, लोकसभा का, अगर स्टेट में इमरजेंसी लगी होती है तो उस एक्चुअल टाइम को कितने दिन, मतलब कितने किस पीरियड तक उसको एक्सटेंड किया जाता है। क्या वो 6 महीने के लिए, क्या वो 2 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए, या फिर 4 ईयर्स। सबसे पहले अगर हमने बात करनी है, हमें पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसीज होती है कितने टाइप्स की होती है। जो इमरजेंसीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी। क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी। दूसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और तीसरी होती है स्टेट इमरजेंसी। क्या होती है? ये 3 टाइप्स होती है किसके? इमरजेंसी, इमरजेंसी के। ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसीज है, क्या है नेशनल, वो अब तक कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। तो जो अगर तो अब हम बात करेंगे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन, अगर स्टेट में, क्या स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई होती है, जो एक्चुअल टेनवर होता है किसका, जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है कहाँ का, लोकसभा, उसको कितने मतलब किस पीरियड तक, मतलब क्या महीने कह सकते हैं हम, या फिर साल कह सकते हैं, या दिन कह सकते हैं, दिन कह सकते हैं, कितने दिनों, मतलब इस टाइम पीरियड में कितने, मतलब कब तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी 6 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 months, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अडॉप्टेड बाय द लोकसभा देन। तो अगर लोकसभा में क्या होता है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है लोकसभा के थ्रू। तो उसके बाद क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो फिर सब रिजाइन करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन। तो नेक्स्ट करते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। तो दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा हाउस है, क्या वो कौन सी बॉडी है, यहाँ पे हम बॉडी की बात करेंगे, वो कौन सी बॉडी है जिसके 1/3 मेंबर एवरी आफ्टर 2 years, एवरी 2 years रिटायर हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्यसभा। यानी राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कंसिस्ट ऑफ, जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है उसमें वो कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। क्या वो 15 मेंबर्स पे, 27 या फिर 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 मेंबर्स। जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है वो 15 मेंबर्स पे क्या कंसिस्ट होती है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर वो है 50, लेकिन यहाँ पे 20 इन्होंने लिखा है, इट इज रॉन्ग। ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं, द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51। तो दिए गए ऑप्शन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जो कि मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 51 में, कितनी होती है। क्या वो 15 होती है, 11 होती है, 20 होती है, या फिर 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11। यानी अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 51A की, तो उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो दिए गए ऑप्शंस में इनमें से कौन है फंडामेंटल ड्यूटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, टू डिफेंड द कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए अगर हम बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह आता है आर्टिकल 14 के अंडर। क्या आता है? आर्टिकल 14 के अंडर। ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 17। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आता है आर्टिकल 90 के अंडर। क्या आता है? 19 के अंडर। ठीक है। तो अब इसमें कौन बचा है? टू डिफेंड द कंट्री, ऑब्वियसली इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इट इज अ, क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं 31। तो नेक्स्ट कहते हैं, राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, किस अंडर आर्टिकल के तहत आता है। क्या वो आर्टिकल 15 के आता है, या फिर आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, या फिर आर्टिकल 20। तो अगर हम बात करेंगे, जो राइट फ्रीडम आता है वो आता है 90, आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 20 तक। ठीक है। आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 20 तक। तो इसका यहाँ पे 22 है नहीं, 21 है नहीं, 20 है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 90, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 19। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन गिवन बाय। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है
किस आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है। क्या वो आर्टिकल 29 के अंडर आती है, क्या आर्टिकल 25, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 32। क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आती है वो आती है आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है। तो इसके अलावा और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो आर्टिकल 32 है इसको हम कहते हैं हार्ट, क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं हम, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन अब हमें यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसने कहा। तो ये कहा था किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने, बी आर अम्बेडकर। तो ये भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो पार्ट थर्ड आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में दिए गए ऑप्शन में कौन पार्ट थर्ड में आता है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, वो आते हैं किसमें, पार्ट थर्ड में। किसमें, पार्ट थर्ड में। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं वो किस में आते हैं, पार्ट फोर्थ, ठीक है। पार्ट फोर्थ यानी जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं आर्टिकल 36 से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 51 तक। उसके बाद 51 जो आता है, 51A वो आता है, क्या आता है फिर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आर्टिकल 52 के अलावा अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से लेके कहाँ तक, 124 आई थिंक, 179 तक, वहाँ तक आता है क्या, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंजॉयज मोर पावर। तो दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा हाउस है जो मोर पावर एंजॉय करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है क्या वो रियल रूलर होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। नेक्स्ट करते हैं the elected members of the state legislative assemblies and union territories does not participated in। जो elected members होते हैं किसके, legislative assemblies या हम कह सकते हैं union territories के, वो किस में participate नहीं करते। क्या वो election of president में participate करते हैं, इसमें नहीं करते, या impeachment of president, या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जो elected members होते हैं कहाँ के, state legislative assemblies के, या फिर हम कहेंगे union territories के, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी इलेक्शन। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें वो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या। उसके बाद अगर हम कहेंगे इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इम्पैचमेंट ऑफ अगर हमें प्रेसिडेंट को निकालना पड़ेगा किसी भी मतलब कारण, चाहे उसने कोई गलती की होगी, तो उसको हम कहते हैं इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वहाँ पे एक बिल बनती है कि जिसको हम 14 डेज का टाइम रखते हैं, ठीक है। वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ऑफ ए एंड बी। तो नेक्स्ट करते हैं द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ। जो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका जो टेनवर होता है कितने सालों तक होता है, यानी किस टाइम पीरियड तक उसको इलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 years, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन एक्ट करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ इसको वो कौन एक्ट करता है, वो करता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं व्हेन ए बिल अदर देन ए मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट मे डिक्लाइन टू गिव एसेंट टू बिल इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एब्सोल्यूट वीटो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक। तो आप खुद वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसको करेक्ट आंसर है क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो करेक्ट आंसर है वो है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं 40th क्वेश्चन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो दिए गए ऑप्शंस में जो सुप्रीम कमांडर होता है फोर्स का वो कौन होता है। क्या वो प्रेसिडेंट होता है, डिफेंस होता है, या डिफेंस मिनिस्टर होता है, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर। तो इसने यहाँ पे मेंशन किया है प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट होता है उससे हम कंसिडर करते हैं क्या, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा
वो क्या होते हैं, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करेंगे, जो वहाँ के 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अपनी विल पे उन्हें मतलब अपने आप पे जो उसकी मतलब मर्जी होती है, अपने आप पे उनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। कितने मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वायर एडेड टू द प्रियम्बल बाय। अगर हम बात करेंगे जो वर्ड प्रियम्बल में है, क्या जो प्रियम्बल होता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो वर्ड आते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, ऐसे वर्ड आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि द वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर वायर एडेड टू द प्रियम्बल बाय। जो वर्ड होते हैं सोशलिस्टिक और क्या होता है दूसरा क्या है, सेक्युलर, उनको किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम बात करेंगे, उसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, विच इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दिए गए ऑप्शन में वो कौन होता है जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या वो प्रेसिडेंट होता है, जुडिशरी होता है, कैबिनेट होता है, या फिर आर्मी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैबिनेट। तो नेक्स्ट करते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वोट इज ऑन एवरी बिल, वोट इज ऑन मनी बिल, वोट इज ऑन टू हेल्प द रूलिंग पार्टी, ही एज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, वोट इज ऑन मनी बिल, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन ए बिल इट विल बी। अगर चाहे कोई भी हाउस ऑफ, वेदर इट इज मतलब अगर दो हाउस होते हैं, हम पता है कि एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है क्या, लोकसभा। अगर इनके दो दरमियान कोई डेडलॉक चल रहा होगा, किसी भी बिल पे कोई डिस्कस चल रहा है, तो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके बाद एक जॉइंट सिटिंग बैठती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए जॉइंट सिटिंग, राइट। द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू, जो टर्म प्रियम्बल है कि मतलब उसका मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट होता है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी प्रियम्बल में ही इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है कैसे, क्या वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ पार्टीज है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो किस आर्टिकल के अंडर इसको मेंशन किया गया है, वो है आर्टिकल 3 के तहत इसको मेंशन किया गया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो 47, 48, हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज ए। तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम अप्रोच, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन था जो परमानेंट चेयरमैन था किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या वो अम्बेडकर थे, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, who moved the object to resolution in the constituent assembly, and the correct answer for this question is Pandit Jawaharlal Nehru, right। तो नेक्स्ट करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली एनफोर्सड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, 26 जनवरी 1950, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्या वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी ऑप्शन ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, को है पार्टली रिजिड एज वेल एज पार्टली फ्लेक्सिबल, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्लियामेंट, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPOSP, ठीक। तो इसको कहाँ से बारो किया गया है, इसको बारो किया गया है आयरलैंड से, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, यानी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अगर आपको वहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको उसको भी टेक करना है, ठीक है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन या हम कह सकते हैं आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, दोनों ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर
इन्यूमरेटेड इन डैश पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसको ऑलरेडी किया है कि इसको किस में मेंशन किया गया है या इन्यूमरेट किया गया है, तो वो क्या है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, दिए गए ऑप्शंस में एसेंशियल फीचर जो होता है गवर्नमेंट का, क्या फेडरल गवर्नमेंट, वो क्या होता है, सुप्रीम ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, ठीक है, किसमें, बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट करते हैं कि द सब्जेक्ट इज ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट आर गिवन इन द। तो दिए गए ऑप्शंस में तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट आर गिवन इन द। तो क्या कहा, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन ये हमें कहता है कि इनमें से वो कौन सा लिस्ट है, कौन सा सेक्शन है जहाँ स्टेट भी कानून बनाता है या फिर सेंटर भी कानून बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंकरेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो जहाँ वहाँ पे जो कानून बनते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है कौन, सेंटर, ठीक है। तो अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं वहाँ पे कौन कानून बनता है, सेंटर। तो अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, कंकरेंट पे बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट यहाँ पे दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं द फार्मर्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट का को कंसेप्ट है वो कहाँ से बारो किया इन्होंने, ठीक है। तो वो किया इन्होंने यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, राइट। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कौन सस्पेंड करता है। तो ये हमें बहुत यहाँ पे जानना जरूरी है, उसको सस्पेंड करता है यहाँ पे कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन अब हमें ये जानना है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनको कब सस्पेंड किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो इनको सस्पेंड किया जाता है ऑन द टाइम ऑफ, कहाँ पे, अब जब इमरजेंसी लगी होती है स्टेट में, ठीक है। जब स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो तब इनको सस्पेंड किया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 19 किसकी, आर्टिकल 19 और 21 की, तो जो ये दोनों आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं कहाँ पे, जब ड्यूरिंग emergency time, right, ठीक है। तो that was all about today's lecture. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह।